dear student. Actually, we are talking about oxidative phosphorylation since last two lectures. Yes, last दो lectures से हम oxidative फॉस्फोरीकरण की ही बात कर रहे हैं, right? અને હવે લાસ્ટ આપણે ATP સિન્થેસિસ માટે આ ATP સિન્થેસ કોમ્પ્લેક્સ 5 રોલ જોવાનો છે. આગળ આપણે શું વાત કરી કે ભાઈ एक्चुअली જે ઇલેક્ટ્રોન NADH નું ના છે પાસ થઈ અને ઓક્સિજન સુધી પહોંચે. ઓક્સિજન લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર એ કહી શકાય. इवन જે હાઇડ્રોજન છે આ બાજુ શિફ્ટ થયા હતા આધારકમાંથી કઈ બાજુ अंतर्बटल अवकाश. यहाँ पे जो हाइड्रोजन एकत्रित हुए थे यहाँ आधारक से इस तरफ अंतर्बटल अवकाश में एकत्रित हुए थे वो हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे तो लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी कौन है तो वो भी ऑक्सीजन ही है. लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी हम क्या बोलेंगे ऑक्सीजन ही है. ओके तो ये प्रोसेस के दरमियान दोनों प्रोसेस के दरमियान एनर्जी रिलीज होगी. वो एनर्जी एटीपी के निर्माण में संचित होगी जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे वेदर इट इज पासेस फ्रॉम NADH और FADH2. FADH2 से पास हो गए तो हम बोलते हैं ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह पास होंगे तो उस दरमियान जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज स्टोर्ड इनटू द सिंथेसिस ऑफ ATP. बट वो तो हमने बात की थी. अब हाइड्रोजन जो इस तरफ आया है हाइड्रोजन का ग्रेडिएशन यानी कि प्रोटॉन ग्रेडिएशन जो क्रिएट होता है उसकी हमें बात करनी है. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस रसायण आश्रुति सिद्धांत આપણે જોવાનો છે. અતિ તર્ક બહુ ગુજરાતી નામ એવું છે રસાયણ आश्रुति अधिकर. यार ऐसा नाम मत याद रखना गुजरात बोर्ड के एग्जाम के लिए हमें याद रखना पड़ेगा. बट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दैट इज बेस्ट. दिस इज अ mechanism which explains synthesis of ATP. ये ऐसी mechanism है कार्य पद्धति है जिसके द्वारा हम ATP का निर्माण समझ सकते हैं. membrane linked ATP synthesis. membrane linked ATP synthesis बताती हूँ क्यों ऐसा. ओके mechanism for membrane linked ATP synthesis. Right? So पटल संकलित ATP ના નિર્માણ માટેની कार्यपद्धति membrane linked ATP synthesis. क्यों ऐसा बोला? देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और यहाँ पे क्या है एटीपेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स 5. तो मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसके द्वारा प्रोटीन यानी कि ये ATP सिंथेस दैट इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स. यार number of enzymes are there. This is 0 subunit made up of what? Alpha subunit, beta subunit, ये सब subunit से बने हैं. ये है तो ये भी C10 ऐसे काफी सारे यूनिट्स इसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है. हमने तो ऐसा सिंपली ड्रॉ कर दिया है, राइट? तो काफी सारे सब यूनिट से बने हुए होते हैं और ये सब प्रोटीन यानी कि ये सब एंजाइम एक साथ मिलके पूरा हम कह सकते हैं इट इज ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स.
नॉट अ सिंगल एंजाइम। तो ये पटल में जो ये एंजाइम है उसके द्वारा एटीपी का निर्माण होगा, पटल संकलित एटीपी का निर्माण, मेम्ब्रेन लिंक एटीपी सिंथेसिस। यही यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप देखिए F0 F1, तो यहाँ पे मैंने लिखा है F0 F1, राइट, वही है। दिस इज द मेम्ब्रेन, सी इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कोई भी पटल अगर हम बात करें तो डबल लेयर लिपिड मेम्ब्रेन, बराबर आप कही શકીએ આપણે, इट इज मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड। लिपिड के दो लेयर्स होते हैं, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, बीच बीच में ये सब प्रोटीन है। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया था, बट अब ड्रॉ कर रही हूँ, देखो तो वही मैंने ड्रॉ किया है, बाई लेयर ऑफ लिपिड, दिस इज द बाई लेयर ऑफ लिपिड, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। लिपिड નું बनेलू पेयर, और बीच बीच में ये सब प्रोटीन है ना, ऐसा है। तो यहाँ मेम्ब्रेन के पास एटीपी बनेंगे, that is why we can say that it is the mechanism of membrane linked ATP synthesis. Yes, पटल संकलित एटीपी निर्माण માટેની કાર્ય પદ્ધતિ છે। પણ કેવી રીતે એટીપી નું નિર્માણ થશે? How ATP molecule synthesized? कैसे एटीपी बनेंगे यहाँ पे? हाँ, कैसे बनेंगे एटीपी? तो प्रोटॉन ग्रेडिएशन क्रिएट થશે for synthesis of बराबर ने एटीपी, प्रोटॉन ग्रेडिएशन is required, बराबर। for this, for ATP synthesis we require what? Proton gradation. It requires proton gradation, यानी कि प्रोटॉन गुणांश, production of proton gradation is required for what? ATP synthesis. આગળના ટોપિકમાં આપણે વાત કરી હતી ને, પ્રોટોન ગુણાંક કેવી રીતે બનશે? How proton radiation created over here? See, देखते हैं। ये अंतःपटल है, ये बाह्य पटल है, यहाँ पे ये अंतःपटल अवकाश है। This one is the inner mitochondrial membrane, this one is the outer mitochondrial membrane, और ये दो पटल के बीच में क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अब देखिए यहाँ पे this one is the inner mitochondrial membrane, और उसके बाहर का भाग है, ये क्या है? आउटसाइड जो यहाँ पे लिखा, तो आउटसाइड वाला भाग जो लिखा वही क्या है? तो वही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। दिस पार्ट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, बराबर। क्या है? आंतर पटल अवकाश। वहीं पे तो क्या है? यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, एक्यूमुलेट हुए हैं। कैसे एक्यूमुलेशन हुआ हाइड्रोजन का? देखो इस तरफ का भाग है वो क्या है? आधार है, मैट्रिक्स। इस तरफ का भाग मैट्रिक्स है। कैसे प्रोटॉन ग्रेडिएशन क्रिएट होता है? We have discussed earlier, but again recall कर लेते हैं। देखो अगर हमने बात कर ली, जब NADH को यहाँ NADH का ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से पास हो गए, बट दो हाइड्रोजन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए। कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेटेड ओवर हियर इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो गए, अगेन प्रोटॉन इस तरफ जाएंगे, अगेन जब इलेक्ट्रॉन
पे पहुंचेंगे अगेन प्रोटॉन इस तरफ जाएंगे। इस बार सी 2 बार तो 4 प्रोटॉन गए थे, 4 हाइड्रोजन गए थे, बट इस बार 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूटिलाइज हो जाते हैं, यहाँ से जाते हैं तो ये एक्सेप्ट रिसीव कर लेता है कौन ऑक्सीजन। यहाँ पे तो चलो 4 तो दोस्त गए थे। एक NaDH2 जब एक NaDH2 के जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुए तब राइट। ये देखो यहाँ हाइड्रोजन क्रिएट मींस एक्यूमुलेट हुए हैं। इट मींस यहाँ पे प्रोटॉन का मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर ओवर हियर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर मोर ओवर हियर। मैट्रिक्स से ही यहाँ पे आ रहा है, आधारक से ही यहाँ पे आ रहा है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन और यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस ओवर हियर। सो क्या हो गया, प्रोटॉन ग्रेडिएशन क्रिएट हुआ, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है प्रोटॉन, तो ज्यादा से कम करो। तो वही बात आप समझ लीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो और 2 वेटिंग में है, काफी सारे हाइड्रोजन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। देयर आर मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में ऐसे लिखूं, देखो काफी सारे हाइड्रोजन आप सोच लीजिए, और इस तरफ हाइड्रोजन नहीं है। मैं यहाँ फिर से ग्रेडिएशन आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, तो कि प्रोटॉन लेस नंबर में है, यहाँ पे प्रोटॉन गैस कितने हैं, तो कि यहाँ पे ज्यादा है। तो ये ग्रेडिएशन क्रिएट हुआ है, और ग्रेडिएशन हमेशा ट्रूथ नहीं है, ज्यादा कम तो ज्यादा से कम तरफ। यू नो दैट द मॉलिक्यूल विच ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कोई भी अणु પોતાની વધુ સંકેન્દ્રણ વાળા વિસ્તારથી ગઈ બાજુ આવે ऊंचा संकेंद्रण वाला विस्तार तरफ। तो यहाँ पे भी प्रोटॉन कैसे ज्यादा से कम तरफ आएंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडिएशन ब्रेक डाउन होगा, वो ढोड़ास नहीं रहेगा, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो ज्यादा और कम यानी कि जो डिफरेंस है वो नहीं रहेगा। जैसे जैसे प्रोटॉन इस तरफ आएंगे ग्रेडिएशन टूटेगा, कम और यहाँ पे कम और ज्यादा का डिफरेंस टूटेगा, यानी कि ग्रेडिएशन टूटा, उस दरमियान जो एनर्जी रिलीज होगी वही एटीपी में से एटीपी के निर्माण में संचित होगी। तो वही बात हम कर रहे हैं। देखो पहले तो मैंने बता दिया कि कंसेप्ट क्या है इसका, बट अब देखो हम बात कर रहे हैं कि किसकी, केमियोस्टेटिक हाइपोथेसिस, दैट इज मैकेनिज्म फॉर व्हाट मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस। आपको पता चल गया कि मेम्ब्रेन के पास एटीपी बनेंगे, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो, तो देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन में इट इज मेड अप ऑफ बाय लेयर ऑफ लिपिड, और इसमें बीच-बीच में प्रोटीन, तो आप देखिए ये प्रोटीन है। देयर आर 2 सब यूनिट्स ऑफ एटीपी सिंथेस, पूरा एटीपी सिंथेस एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स 5 है, और देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस एटीपी सिंथेस एंजाइम। One component that is F0, coupling factor 0, you can say C, बराबर, coupling factor 0 भी बोल सकते हैं, CF0 बोल सकते हैं। इसको दूसरा वाला है वो कपलिंग फैक्टर 1 बोल सकते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है ये F0 है, मेम्ब्रेन के अंदर है, आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर है, देखो ये बाउंड्री के अंदर है, यहाँ पे है, उसमें मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हुआ है। मेम्ब्रेन में एम्बेडेड यानी कि आप सोच लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है पूरा मेम्ब्रेन, देखो बाहर ऐसे पूरा ऐसे ही है, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। ये इतनी थिकनेस है मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पे ये प्रोटीन है, तो यहाँ पे इसमें एम्बेडेड है, यहाँ ऊपर है नहीं, यहाँ है, तो ऐसे ही ये यहाँ पे मेम्ब्रेन में है। तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, दिस वन इज अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। हाँ, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स संकुल है, एक प्रोटीन नहीं है। मैंने बोला था अल्फा बीटा सब यूनिट्स काफी सारे यहाँ पे है। ओके, अंतर्गत पटल में प्रोटीन संकुल है, ये पटल में है इसलिए अंतर्गत बोला।
दूसरा सब यूनिट F1 कपलिंग फैक्टर 1, इट इज द हेड पीस, इसको हम हेड पीस बोल सकते हैं। ये पूरा एटीपेस का हेड, उसका सिर, उसका एनो माथानो भाग આપણે કહી શકીએ કોના એટીપી સિન્થેઝ ના। હા, તો હવે આ મેમ્બ્રેન ની બહારની સપાટી ઉપર અટેચ થયેલું છે, કઈ તરફ? આધારક તરફ। It is attached on this surface but towards matrix, है ना? બહારની સપાટી ઉપર, इसलिए આપણે એને શું કહેશું? મેમ્બ્રેન ની અંદર નથી, મેમ્બ્રેન ની બહાર એની સપાટી ઉપર છે। That is why it is called peripheral membrane protein, પરિઘવર્તી પટલમય પ્રોટીન। હા, પટલની સાથે associated છે એટલે પટલમય પ્રોટીન, both are of these are membranous protein, but this one is the integral and this one is the peripheral, परिघ विस्तार में है, मेम्ब्रेन में नहीं है। तो ये दो सब यूनिट है किसके? एटीपेस, बराबर। तो F1 है, that is the site for what? ATP synthesis. It provides site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate। ये F1 जो है ना, वो ATP का निर्माण के लिए किसमें से? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में से ATP का निर्माण के लिए जगह प्रोवाइड करता है, एक प्लेस प्रोवाइड करता है। और F0 का रोल क्या है? It forms channels, ये चैनल बनाइए, देखो, through which proton can move across the membrane, proton can pass through this channel। F0 जो F0 है वो क्या करता है? यहाँ पे एक आयन मार्ग बनाता है, वो आयन मार्ग के द्वारा प्रोटॉन पास होते हैं। कहाँ से कहाँ? तो कि भाई इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में से, એટલે કે આંતરપટલ અવકાશની તરફથી કઈ બાજુ જશે? આધારક તરફ। અહીંયા આપણે વાત કરીએ તો આંતરપટલ અવકાશથી આધારક તરફ પ્રોટોન જશે, એ માટેની જગ્યા F0 પૂરું પાડે। અને F1 છે એટીપી ના નિર્માણ માટેની જગ્યા પૂરી પાડે। મેં અહીંયા ઉલટું લખ્યું છે, અહીંયા આ રીતે લખ્યું છે, રાઈટ? ઓકે, ચલો તો આ વાત કરીને अब देखिए the passage of protons through the channel, जब ये प्रोटॉन यहाँ से पास होते हैं, बराबर है, उसकी बात करते हैं। The passage of protons through the channel is coupled to catalytic site of F1 for production of ATP। Yes, प्रोटॉन यहाँ से पास होंगे, देखो ये आयन मार्ग है, आयन मार्ग के द्वारा, ये चैनल के द्वारा जब प्रोटॉन यहाँ से पास होंगे तो उसके वहन की क्रिया F1 के उद्दीपन की साइट के साथ कपल्ड होगा, एसोसिएट होगा, उसके साथ संकलित होगी, ये प्रोसेस इसके साथ संकलित होगी और फिर क्या होगा? एटीपी का निर्माण। सेम बात हमने इसके पहले की थी, जब ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो वो प्रोसेस भी किसके साथ कपल्ड होती है? एटीपी सिंथेसिस के साथ, और तब एडीपी में से एटीपी बनते हैं। तो दो प्रोसेस एटीपी सिंथेसिस के साथ कपल्ड हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन पास होके आते हैं, वो भी एटीपी सिंथेसिस के साथ कपल्ड होती है, और जब प्रोटॉन जाते हैं इस तरफ तो वो प्रोसेस भी एटीपी के साथ कपल्ड होती है। दोनों प्रोसेस, both of these process coupled with ATP synthesis enzyme, और फिर क्या बनेगा? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के क्या बन जाएगा? ATP, राइट? तो ये प्रोसेस इसके लिए है। अब देखिए कितने प्रोटॉन इस तरफ आएंगे तो एक ATP बनेगा, या ये बहुत बड़ा बात करें, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात रिप्रेजेंट की है। कोई बोलता है चार प्रोटॉन इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे मैंने दो लिखे, 4 प्रोटॉन जाएंगे तो एक एटीपी। कोई ऐसे एक्सप्लेन करता है कि 3 प्रोटॉन जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक एटीपी। हमारे टेक्स्ट में दिया है 2 प्रोटॉन यहाँ से
यहाँ जाएंगे तो एक एटीपी। अब कौन सी बात, एक्चुअली अलग अलग थियोरीज दी गई है। There are many hypotheses available for ATP synthesis, but the best theory that is chemiosmotic hypothesis। तो यही तो हम बात करें, बट उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें भी किसी ने 4 प्रोटॉन की बात की है एक एटीपी के लिए, किसी ने 3 प्रोटॉन की बात की है एक एटीपी के लिए, किसी ने 2 की। अब देखो ये तो अलग अलग रहेगा, हमें क्या याद रखना है, हमारी टेक्स्ट हमारी किताब, राइट। तो यही हमें याद रखना है ना। विधि को समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश मीडियम में जो है वो। ओके, देखो 2 हाइड्रोजन इस तरफ जाएंगे तब एक एटीपी बनेगा। मैंने यहाँ पे एक लिखा है। फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 2 हाइड्रोजन passes through F0 from intermembrane space to matrix down the electrochemical proton gradation. Yes, એટીપી ના દરેક કણોના નિર્માણ માટે શું થશે, બીજ રસાયણ બરાબર, બીજ રસાયણ પ્રોટોન થોડાસને અનુસરીને, ખાલી પ્રોટોન થોડાસ બોલો, બીજ રસાયણ થોડાસ બોલો, બીજ રસાયણ પ્રોટોન થોડાસ બોલો, ઇટ્સ ઓકે, ને અનુસરીને અને અનુસરીને છે વધારેથી ઓછા તરફ આવવાનું છે, પ્રોટોન અહીંયા વધારે છે તો ઓછા તરફ જાય છે, એને અનુસરીને ઓછાથી વધુ હોય તેની વિરુદ્ધ કેવું પડે, ઢોળાંશની વિરુદ્ધ કેવું પડે, રાઈટ। તો આ જવાબ આવે છે। ત્યારે ક્યાંથી આવે છે, આંતરપટલ અવકાશમાંથી આધારક તરફ F0 બહાર આવે ત્યારે ટૂંકમાં ઇન શોર્ટ એક એટીપી બને, બરાબર ને। તો હવે યાદ કરો, એક એટીપી બને એની આપણે ખબર પડી। NaDH2 માંથી કેટલા એટીપી બને, 3। FADH2 માંથી કેટલા એટીપી બને, 2। એની સેજ વાત કરી લઈએ આપણે, રાઈટ। જોઈએ याद करो ग्लाइकोलिसिस ना કેટલા એટીપી, ग्लाइकोलिसिस में કેટલા NaDH2 बना था, सॉरी 2। ग्लाइकोलिसिस की बात करें 2 NaDH2। क्रेब्स साइकिल की बात करें 8 NaDH2। FADH2 की बात करें तो क्रेब्स साइकिल के दरमियान 2। अब यहाँ पे देखिए एक NaDH2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचते तो कितनी बार प्रोटॉन इस तरफ गए थे, 1 2 3। तो इनमें से तो हमारी केस को अगर फॉलो करिए तो 2 प्रोटॉन इसमें से इस तरफ आएगा 2 एटीपी, 2 इसमें से इस तरफ आएगा 2 एटीपी, और 2 इसमें से मींस 2 ही है आएंगे 2 एटीपी। 3 बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक NaDH2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचेंगे तब 3 बार प्रोटॉन्स इस तरफ मूव हो गए, 3 एटीपी बनेंगे एक NaDH2 के लिए, है ना। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है, बराबर। FADH2 की बात करें तो और कितने NaDH2 है, एक में 3, तो फिर मैंने आपको समझाया था 10 NaDH2 है, और हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितने हो जाएंगे, 30 एटीपी। ये मैं रैंडमली ऐसे लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे अब 2 FADH2 की बात करें, जब FADH2 के ये इलेक्ट्रॉन पास हो गए यहाँ से, तो एक बार ये और दूसरी बार, तब एक इस तरफ आएगा 1 एटीपी, मींस 2 प्रोटॉन इस तरफ आएंगे 2, और इसमें से 2 आएंगे तो तीसरा आएगा 2 एटीपी। ये हमें काउंट नहीं करना है, हमारे से 2 दिए हैं तो मैं क्या करूँ, 2 दिए से काउंट कराऊंगी, बट दूसरा गलती में होगी। देखो एक FADH2 में से 2 एटीपी और कितने हो गए हैं,
4 एटीपी। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से हमें कितने एटीपी मिलेंगे? ये 30 और ये 4, क्या हो जाएगा? 34 एटीपी हो जाएंगे। इसको और इसको मिलाकर हमारी थियरी ये बोलती है, सिंपली मैं बोल दूं तो क्या करना पड़ेगा? 4 के बदले मुझे 2 ही काउंट करने हैं, या फिर 4 के बदले मुझे 2 ही काउंट करने हैं। अभी यहाँ पे जो हमने बात की उसकी वजह से एक्चुअली 4, कोई ऐसा कहता है कि 4 इस तरफ जाएंगे तो 1 एटीपी, ये 4 इस तरफ जाएंगे तो दूसरा एटीपी, दूसरा और फिर 2 जाएंगे तो 2.5 हो गया। 1 NaDH2 कितने प्रोटॉन को इस तरफ एकत्रित करता है? हाउ मेनी प्रोटॉन्स accumulate over here when इलेक्ट्रॉन passes from this NaDH2? तो कि भाई 4 4 और 2 आप बराबर कितने हो गए? 10। एक NaDH2 के लिए मैं कितने बोलूंगी? 10 प्रोटॉन। कितने NaDH2 है? 8 9 10। कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 100। अब सोचिए, उसको डिवाइड बाय 4, 4 प्रोटॉन जाएंगे तब, है ना? 4 प्रोटॉन जाएंगे तब, यानी कि 25 एटीपी बनेंगे। 4 प्रोटॉन 1 एटीपी, कितने प्रोटॉन हुए हमारे? 100 प्रोटॉन हुए। तो कितने? 25 एटीपी हमें मिलेंगे किसमें से? NaDH2 में से। अब FADH2 की बात करें तो ये डायग्राम को अगर ध्यान में रखते हैं, FADH2 A इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो 4 और ये 2, कितने हुए? 6। एक FADH2 पे 6 प्रोटॉन। कितने है FADH2? यहाँ पे 10 NaDH2 है। कितने हो गए? देखो 12 प्रोटॉन, है ना? तब 12 प्रोटॉन हुए। अब हमें क्या, आपको पता है कि 4 प्रोटॉन 1 एटीपी, कितने प्रोटॉन हुए टोटल? 12 प्रोटॉन। तो कितने? 3 एटीपी बनेंगे। तो टोटल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के हम इस तरह अगर ये डायग्राम को लेके अब सोचिए तो कितने हुए? 28 एटीपी। बोले ना अलग अलग थे, हम रैंडमली ऐसे बोल देते हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से हम 34 एटीपी गेन करते हैं, बट देखो यहाँ पे तो 28 हुए। अगर मैं 3 लेके चलूं तो यहाँ पे 1 NaDH2 बराबर में से जब प्रोटॉन पास होगा उसमें से मैं अगर 3 ही काउंट में लो तो 3 हाइड्रोजन ही इस तरफ जाएंगे और 1 एटीपी बनेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 ले लूं तो ऊपर देखो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर चेंज हो जाएगा, है ना? ये थोड़ा बहुत रहता है बिकॉज अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सप्लेन किया है। हमें क्या याद रखना है? हमें इतना याद रखना है कि ये प्रोसेस के थ्रू हमें 34 एटीपी मिलेंगे तो एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज ऑफर्स तो 34 एटीपी मिलेंगे। ये केमिस्ट्री हाइपोथेसिस थी। ओके, यहाँ तक रखते हैं। बाय।